ये कानून किन परिस्थितियों में बनाए गए, क्यों लाए गए, इसको समझने की जरूरत है। पहली बात, आपको ध्यान होगा जब कोरोना फैला हुआ था और लोग घरों में फिर लॉकडाउन था लगा हुआ, तब इस कानून को बनाया गया। मतलब साफ था कि ऐसे दौर में हम कानून लाएंगे तो कोई विरोध नहीं करेगा, इसमें सब अपने घरों में छुपे हुए हैं, और विरोध करेगा तो हम पर डंडा है पुलिस का, लॉकडाउन के नाम पर हम उससे हमला करके उन्हें रोक। और इसके पीछे था क्या? इसके पीछे, इनको लागू करने के पीछे एक बड़ी बात थी जो आपने सुनी होगी, जो प्रधानमंत्री की कुर्सी से बोली गई कि ये संकट है कोरोना का, और इस संकट को, ये आपदा है, इस आपदा को अवसर में बदल दो, मौके में बदलो। और किसके मौके में बदलने की बात है? निश्चित तौर पर वो कंपनियों के मौके में बदलने की बात। और खाली यही नहीं लाया गया, जब ये कानून लाए गए खेती के, ठीक उससे पहले उसके साथ ही लेबर के जो कानूनी मजदूरों की हिफाजत जो करते थे वो कानून लाए गए। उन कानूनों को ख़त्म कर दिया गया जो उसकी हिफाजत करते थे, उन्हें यूनियन बनाने का हक देते थे, उसके काम के घंटे तय करते थे, उसकी छुट्टियां तय करते थे, उसकी परमानेंट नौकरी तय करते थे। वो सारे कानून हटा दिए, खत्म कर दिए, और आदमी की औलाद को कंपनियों के द्वारा, इन सेठों के द्वारा बैल की तरह जोतने का अधिकार फिर से दे दिया। और यही नहीं किया गया, इसी कोरोना में हमारे देश के जितने भी सरकारी उद्योग हैं, विभाग हैं, जो कुछ भी सरकारी तंत्र है, उस सबको सेठों को बेचने का इसी कोरोना में ऐलान कर दिया। यानी हमारे सरकारी उद्योग कोई नहीं रहेगा, सब सेठों के हवाले हो जाएंगे। रेल आपकी दे दी गई है, अब ये आपकी नहीं है, सरकार की रेल नहीं, प्लेटफार्म सरकार के नहीं, गाड़ियाँ जो चल रही हैं अडानी लिखी देखी होंगी आपने, उसकी हो गई। और जैसे ही आप इस कोरोना से निकलोगे तो ये रेल आपकी नहीं होगी, ये प्लेटफार्म और ये सब कुछ तामझाम आपका नहीं होगा, ये बिजली ये आपकी नहीं होगी, सरकारी नहीं होगी, ये सेठों पे हाथ चले। हवाई अड्डे पहले दे चुके थे और शेष हवाई अड्डों को दे चुके हैं, बंदरगाह पहले दे चुके थे, शेष को दे चुके हैं। खान जितनी भी हैं, खाने चाहे कोयला हो चाहे कुछ भी हो, वो सब सेठों के हवाले किया जा चुका है। और इसी तरीके से तेल, ये गैस तेल, ये सब सेठों के हवाले करने का फैसला कर लिया गया और किया जा रहा है। और इसी तरीके से स्कूल, अस्पताल, जो कुछ भी आप सरकारी, अब बैंक, बीमा, अभी बीमा तो अभी कर दिया इसी बीच, ये सब सेठों के हवाले कर दिए गए हैं इसी बीच। और हमारा यही नहीं, हमारे हथियार बनाने के कारण ये सब उनके हवाले कर दिए गए हैं। अब देखो कितनी बड़ी लड़ाई वो लड़ रहे हैं, हमारे साथ इस आंदोलन में आकर लड़ने की बात कर रहे थे, तो उन पर ऐसा कानून बना दिया, केंद्र सरकार ने बना दिया, कानून पहले से था और बना दिया कि अगर आंदोलन करेगा तो 2 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना, 10,000 रुपये जुर्माना। इस तरीके से जो है उनको काबू कर लिया गया। जो कर्मचारी आंदोलन करते, हथियार बनाने वाले कारखाने, वो सब कर दिए गए। और हमारा जो राकेट छोड़े जाते हैं, जो इसरो, उसको दे दिया। हमारे नरोड़ा परमाणु घर जैसा बिजली घर है, ये सब दे दिए। एक भी चीज अब नहीं रहेगी, सबको धड़ल्ले से बेचा गया है। इसी कोरोना में सौदा हो गए। खेती, जब खेती किया, ये आखिरी प्रहार, खेती
यही थी थोड़ी बहुत अर्थव्यवस्था को बचाती थी। नहीं तो आप जानते हैं कि सरकार के आंकड़ों में 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी, और अकेला ये जो अभी अप्रैल का महीना गया, अकेले अप्रैल के महीने में 74 लाख रोजगार खत्म, एक महीने। इस सरकारी आंकड़े हमने करोड़ों होंगे, उन्हें बता नहीं रहे, लेकिन 74 लाख तो सरकार भी बता रही है। ऐसे में अर्थव्यवस्था डूब गई। उसका जो जीडीपी होता है, सकल घरेलू उत्पाद, वो धसक गया, नीचे बैठ गया। गरीब देशों से भी, बांग्लादेश जैसे देशों से इनसे पिछड़ गया। ऐसे में अंतिम प्रहार खेती पे किया गया, जो खेती इसे चिंता रख रही थी देश को, गरीबी में, भुखमरी में, कैसे ही जो जिंदा रख रही थी, उसको भी विदेशी कंपनियों और सेठों के हवाले करने का फैसला किया। तो एक तो किस परिस्थिति में ये लागू, दूसरी बात कैसे लागू की, यानी इतनी जल्दी पड़ी थी खेती को देने की कि वो जो है राष्ट्रपति का अध्यादेश 5 जून को जारी किया पिछले साल। यानी संसद अगर नहीं चल रही है इसे बेचने के लिए, देने के लिए, कानून पास करने के लिए, तो राष्ट्रपति से अध्यादेश जारी कराया और कानून लागू कर दिया। मतलब कौन इतनी जल्दी करेगा, क्यों करेगा? खेती ऐसी चीज थोड़ी है कि तुरंत आपको देने की जल्दी पड़ रही है, लेकिन राष्ट्रपति के अध्यादेश से जारी कराया, और उस राष्ट्रपति का आदेश 6 महीने में पास कराना पड़ता है संसद में। वो जल्दी से जल्दी सितंबर में ही उसको पास कराया। और पास कैसे कराया? 8 सांसद तो सस्पेंड करे जो आवाज उठा रहे थे, और हल्ला मचा के पास कर दिया। एक कानून होता है कि पूरा कोई भी बहुमत है आपका ज्यादा से ज्यादा संसद में, लेकिन किसी बात पर कोई ये कहता है कि हम तो इस पर वोटिंग चाहते हैं, बेशक तुम्हारे ज्यादा एमपी, लेकिन एक भी सदस्य अगर ये कह देता है कि वोटिंग चाहिए हमें तो इस पर, तो वो वोटिंग करानी होती है। हार जीत का अलग बात है, कौन जीता कौन हारा, लेकिन वो वोटिंग कराए। लेकिन सारे सदस्यों ने कहा वोटिंग करिए, तो इसके बावजूद विपक्ष वालों ने, लेकिन इसके बावजूद हल्ला मचाकर कानून को पास कर दिया, यानी जनतंत्र को ताक पर रख के पास कर दिया। अगली बात क्या है जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी जाने। किसान इसे नहीं जानेगा तो दिक्कत होगी। कारण क्या है? ये जो कानून बनाया, बाबा साहब ने संविधान बनाया, उसमें एक चीज बहुत बढ़िया रखी है, अलग अलग क्षेत्र केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के बना दिए गए कि तुम इस क्षेत्र का कानून बना सकते हो, तुम इसका बना सकते हो, और कुछ दोनों मिलकर बना सकते हो। 3 सूची है संविधान में, एक राज्य की सूची, एक केंद्र की सूची, और एक दोनों मिलाकर बना लेते हैं। ये खेती और कृषि जिनसों का जो व्यापार है, ये राज्य की सूची में आता है, और पहली बार केंद्र सरकार ने सीधा कानून बना दिया है। केंद्र सरकार ने कानून बना दिया और राज्यों के हकों में डकैती डाल दी, और आगे भी उस कानून में लिख दिया गया है कि राज्य सरकार कोई दूसरी पार्टी के लिए आ जाए तो वो इसको चेंज नहीं कर सकती, बदल नहीं सकती, किसानों के हित में इसको रोक नहीं लगा सकती, बदल नहीं सकती। ये उसने कानून में रख दिया, यानी राज्य सरकारों के अधिकार, खेती से संबंधित अधिकार खत्म हमेशा। तो मैंने इसलिए बताया कि बहुत से हमारे साथी, उनकी आस्था हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई हिंदू बन जाता है, कोई कुछ तरीके से आस्था वहाँ होती है, लेकिन इसको थोड़ा देख लीजिए कि ये हमारे संविधान के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे जनतंत्र के लिए कितना हमला करके, उसके ऊपर हमला करके लागू किया गया। तो ये पहली बात। दूसरी बात क्या है, इसमें है क्या इनका? इनमें
मोटे तौर पर हम समझ लें, पहला कानून ठेका खेती का मतलब क्या है? पहली बात तो किसान खेती नहीं करेंगे, कंपनियां उनसे खेती कराएंगी, बदल गया अनुसार। दूसरी बात, किसानों की जमीनों पर उनका कागज में तो नाम रहेगा, मालिकाना हक रहेगा, लेकिन खेतों पर से उनका कब्जा हट रहा है हमेशा। वो कब्जा नहीं रख सकते। जब ठेके में देना होगा कंपनी को, तो आपका कब्जा नहीं होगा। वो कंपनी जितने दिन के लिए खेत को लेगी, उतने दिन की मालिक कंपनी होगी। आप उसमें बिना उसकी इजाजत के घुस नहीं सकते, आप उसमें कोई निर्माण कर नहीं सकते, आप कुछ तरीके से अपना खेत है ऐसा कुछ नहीं कर सकते अपने खेत। दूसरी बात, उसमें साफ लिखा हुआ कानून, या तो आप करिए खेत में काम करिए, और आप नहीं चाहते हैं करना काम तो जाइए, हम मजदूर लगा देंगे, आप जाइए जहां जाए। जो आपका तय है एग्रीमेंट जो हम करेंगे, कर लिया है हमने, उतना आपको मिलता रहेगा, आप जाए। इसका मतलब क्या होगा? या तो किसान अपने खेत पर मजदूर बन जाए, मालिक नहीं रहा, मजदूर बनकर काम करे, उसे कौन सा खाद लगाना है, क्या लगाना है, कौन सा मैं बीज बोऊंगा, क्या बोऊंगा खेत में, ये सारे अधिकार उसके खत्म। कंपनी तय करेगी क्या बोना है, क्या लगाना है, क्या करना है, ये उसके अधिकार खत्म। फिर इसके ये अधिकार भी खत्म कि ये कहाँ बेचेगा, क्या करेगा, मतलब ये अधिकार भी खत्म कि उसको कृषि की बाजार का अधिकार भी नहीं है, कहाँ बेचूंगा। ये चीज इन कानूनों में है। मैं मोटी चीज बता रहा हूं जो एक साथ है, और यही समझाने की और बताने की बात है सारे लोगों के बीच में। किसान जो नहीं जान रहा उसको बताने की बात है। ये इन कानूनों के लागू होते हो जाएगा, इस ठेका खेती के लागू होते हो जाएगा, और जमीन पे से कब्जा हटना सब जानते हैं। इसके बाद जमीन पे अधिकार बचाए रखना बहुत मुश्किल है, आप लोग जानते हैं। ये छोटे वाला किसान और ये जो सौदा करेगा उन कंपनी, वो क्या सौदा करेंगे? वो करेंगे कि आप कौन कंपनी सौदा करेंगे? पहले तो बात ये सुनिए, ये पूरी दुनिया के व्यापार पर, कृषि जिन्सों के व्यापार पर और इस पर कब्जा करने वाली 8-10 कंपनियां, 10-12 होंगी। वो समूची दुनिया की खेती, जमीन और कृषि जिन्सों के व्यापार पर कब्जा करना चाहिए, और वो 10-12 कंपनियां मुश्किल से। हम अडानी अंबानी की बात करते हैं हमारे बहुत से साथ, ये अडानी अंबानी भी हैं खतरनाक, लेकिन ये तो उनके साथ में जुड़ गए, उस ग्रोह में शामिल हो गए, और वो इतनी बड़ी ताकत है कि यहाँ 2 प्रधानमंत्रियों की हत्या हमारे देश में कराकर ये नीति लागू की। उन कंपनियों की साजिश थी इंदिरा गांधी की हत्या में, उन कंपनियों की साजिश थी राजीव गांधी की हत्या में, 2 प्रधानमंत्रियों की हत्या की गई है सारी, तब ये दमकल प्रस्ताव और ये नीतियां लागू, और तभी से लगातार ये नीतियां जारी रही, मैदान साफ करते रहे, कानूनों को हटाते रहे, जो विदेशी कंपनियों को खेती में घुसपैठ के कानून थे उनको हटाते रहे, और सत्ता में ऐसे लोगों को लाते रहे जो विदेशी कंपनियों में काम किए हुए। जैसे इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कौन आए देश की राजनीति में? विदेशी कंपनियों के चेयरमैन, डायरेक्टर, विश्व बैंक और ये जो संस्थान सूदखोर विदेशी कंपनियों,
IMF, विश्व बैंक, इनका, जैसे विश्व बैंक का था मनमोहन सिंह, उन्हें पेंशन मिलती है विश्व बैंक से, आज भी विश्व बैंक में नौकरी के बाद, और 10 साल देश का प्रधानमंत्री रहे चिदम्बरम, ये वेदांता में। इसी तरीके के तमाम विदेशी कंपनियों के चेयरमैन और डायरेक्टर्स ये आए। ये मामूली घटनाक्रम नहीं था। इसका मतलब क्या हो गया, जो कांग्रेस आजादी लाई थी अब वो कांग्रेस खत्म, उसका रूप बदल गया। उधर क्या हुआ, इन नीतियों को लागू करने के लिए हमारे यहाँ बॉर्डर के राज्य जितने थे उनमें उग्रवादी संगठन खड़े किए। जम्मू कश्मीर में इस्लाम के नाम, पंजाब में सिख धर्म के नाम, आसाम में और क्षेत्रों के नाम, ये सब जगह 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 उग्रवादी संगठन खड़े किए गए। और देश के अंदरूनी हिस्सों में धर्म के नाम पर आग लगा दी गई। और महात्मा गांधी की हत्या करने के बाद जो गिरोह अलग थलग पड़ गया था जनता में, उसका कहीं कोई वजूद नहीं था, क्योंकि महात्मा गांधी को मारा था। महात्मा गांधी से बहुत प्यार करती थी देश की जनता। उनकी हत्या के बाद RSS के लोग इसमें शामिल थे। RSS का था वो नाथुराम गोडसे, तो ये वो अलग थलग पड़ गई। मगर इन नीतियों के आते फिर से धर्म की लड़ाई शुरू हुई। हर मंदिर मस्जिद का लड़ाई शुरू हुई। अयोध्या की मस्जिद के दरवाजे खुले, उसमें से रथ निकला, और रथ जहां जहां चलता रहा वहां खून की लकीरें बनती चली गई, मारकाट होती रही। साथियों, ये घटनाक्रम आपने देखा, विस्तार से मैं उस पर नहीं जाना। और जब मस्जिद गिरी तो देश के अंदर 215 शहरों में एक साथ कर्फ्यू लगा और 10,000 के लगभग बेगुनाह लोग मारे गए। अरबों खरबों की संपत्ति स्वाहा हुई। जल्दी जल्दी चुनाव हुए, अराजकता फैल गई। इसका फायदा उसी ग्रुप को मिला और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनी, लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं था। वो सरकार बनी 24 पार्टियों के समर्थन से। 24 पार्टियों के समर्थन से बनने के बाद ही उन्होंने तमाम कानून, यानी लगभग 1300 कानून विदेशी कंपनियों के पक्ष में बदल दिए, जिसमें हमारा जमीन से संबंधित कानून भी था, जिसमें हमारा बिजली से संबंधित कानून भी था, जिसमें मात्रात्मक प्रतिबंधों को खत्म करने का कानून था, जिसमें बीज कानून के तमाम कंपनियों के लिए बीजों को खोला गया, जिसमें तमाम सिंचाई व्यवस्थाओं को खत्म करके निजी क्षेत्र को देने का किया गया, जिसमें तमाम कानूनों को बदला गया। 1300 के करीब कानूनों को कंपनियों पक्ष में बदल दिया। और यही नहीं हुआ, उसके बाद 10 साल कांग्रेस की सरकार है। वामपंथियों ने इसलिए बचाया था कि ये अब खुद समर्थन दे रहे, इसी से लड़कर आए थे, इन्हीं को समर्थन दे रहे थे। लेकिन वो सब ताक को रखते उधर ही नीतियां उनकी जारी रही, कांग्रेस की। अगर वामपंथी समर्थन नहीं देते तो ये मोदी और ये कंपनी तभी आ जाती। 2004 में वामपंथी इन्हीं से लड़कर आए थे, 62 सीट थी उनकी, इन्हीं से लड़कर आए थे और इन्हीं को समर्थन दिया था, ताकि ये जो आज हो रहा है उसका भी हो जाता 2004 में। लेकिन उस समय उन्होंने बचा दिया। मगर ये कांग्रेस ने मानी, उन्हीं नीतियों की तरफ ये भी चलते रहे, उन्हीं नीतियों को, और नतीजा आप देखें। उसके बाद बहुत तैयारी के साथ जब बीजेपी भी बदनाम होने लगी, कांग्रेस भी बदनाम होने लगी जनता की नज़र में, तो फिर वो कंपनियां एक बहुत ही महामानव मसीहा बनाकर इस मोदी को लाए। और आप जानते हैं मोदी के पीछे क्या था। मोदी के पीछे वही ताकत थी, दोनों चीज़ें थी। आर्थिक मामले में नीतियों को लागू करेगी जो विदेशी कंपनी चाहती है, ठेका खेती,
गुजरात में थी, पूरे देश में। और हिंदू मुसलमान के दंगे, लगभग 3000 लोगों की हत्या जब मोदी उनके चीफ मिनिस्टर थे, 3000 लोगों की हत्या गुजरात में हुई। और उसी दम पर सारी कंपनियां वहां इकट्ठी हुई, देशी विदेशी, और उसको वहीं से गोद में लेकर कहा ये है प्रधानमंत्री बनने लायक आदमी। सारा प्रचार किया गया और जनता को ऐसे समझिए जैसे कोई में भांग डाल दी हो, मोदी मोदी मोदी। हर जाति बिरादरी, यानी जाति बिरादरी का भेदभाव नहीं था। ये क्या होता है कि जहाँ जाति बिरादरी काम करती है वहाँ ये सारा फेल हो जाता है और सब एक तरफ चले जाते हैं जब वो चाहते हैं। ऐसा ही यूपी सिंह के टाइम हुआ था, आप जानते हैं। ऐसा ही अब हुआ, सारी बिरादरी भेदभाव छोड़ के सब एक साइड चली जाती है। वो जिन्हें चलाना चाहते हैं वो सारा मीडिया, सारा तंत्र एक खेल करता है। उसके बाद अब ये अटैक हुआ है, वो मैदान साफ होता रहा और अब अंतिम प्रहार खेती पर हुआ है साहब। इसमें वो बड़ी बड़ी कंपनियां किसान के साथ 10 बीघे वाले के 50 बीघे वाले 100 बीघे वाले किसान के साथ बैठकर समझौता करेंगे। ये बेचारा कैसा हैसियत रखता है उसके उनके सामने समझौता करने। और कंपनी के और इसके बीच में कोई बवाल हो जाएगा, विवाद छिड़ जाएगा, तो उसका फैसला एसडीएम करेगा। एसडीएम से आगे कहीं नहीं जा सकते, कोर्ट में आप जा नहीं सकते, इसमें रोक है। कंपनी बस एसडीएम फैसला सुनाएगा और आप जानते हैं एसडीएम डीएम ये तो उनकी कंपनियों के आगे नाचते हैं। तो इसका मतलब जो फैसला चाहिए आपके खेत के बारे में वो फैसला होगा। फिर वो कंपनी किस तरीके से जमीनों को हड़पेंगी, अब जो फैसला कर देगा हुआ। फिर जो बैंक आप उसमें लागत लगेगी वो कंपनी लगाएगी, लेकिन लोन होगा, बैंक के साथ एग्रीमेंट होगा, एक अलग एग्रीमेंट होगा। एक तो उसमें आपके साथ कंपनी एग्रीमेंट करेगी, फसल का मानक क्या होगा, स्तर क्या होगा, उसमें नमी कितनी होगी, ये कितना होगा, ये सारी चीजें वो एग्रीमेंट करेगी, रेट क्या होगा। और एक फैसला बैंक के साथ होगा, यानी वो बैंक कर्ज लेगा, कर्ज बैंक से दिलाएगी कंपनी, और आपकी जमीन आड़ होगी। और कंपनी अगर भग जाएगी तो आपकी जमीन पर लोन देगा। फिर अगर लोन कुछ और तरीके से देना पड़ा, कंपनी का पैसा किसान पर रह गया, तो उसकी वसूली ऐसे ही की जाएगी। कंपनी के लिए राजस्व वसूली होती है जिस तरीके से हमारी राजस्व वसूली की जाती है, उस तरीके से ही तहसील के जरिए, कलेक्टर के जरिए कुर्की करके आपकी जमीन नीलाम करके उसका और ये जो किया जाएगा, ये छोटे किसान के पास सिवा अपने जमीन को बेच के फिर कटाने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। इसलिए साथियों, जमीन खरीदने का खतरा पैदा हो गया। बहुत बड़े हिस्से की जमीनों को उसके हाथ से खिसक जाने का खतरा पैदा है इस कानून के लिए। दूसरा क्या है, एक कानून है जो हमारे कृषि में जो खेती में जो पैदा होता है, इनका बाजार, इनका मार्केट, यानी कृषि चीजों का व्यापार, ये दूसरा कानून बना। अब तक रोकती बड़ी कंपनियां किसानों से सीधी खरीद फरोख्त नहीं कर सकती, उन पर रोक लगा दी गई थी, क्योंकि ये कंपनियां किसान के घर में आता था जब सस्ते में खरीद लेते, और उपभोक्ता को, खाने वाले को जब जरूरत पड़ती थी जो उसको महंगा देते थे। और कभी कभी तो अपने गोदामों में भर के अनाज को और बनावटी अकाल पैदा कर देते। तब सरकार ने इन पर रोक लगाई, कोई बड़ी कंपनी और थोक व्यापारी किसानों से सीधी खरीद फरोख्त नहीं कर सकते। और ये मंडियां बनाई गई और ये तय कर दिया गया किसान अपने माल को इन मंडियों में लाएगा, यहाँ बेचे, बोली लगेगी, तब माल बिकेगा।
साथियों, अब मोदी ने ये कानून तो कंपनी के लिए फिर मैदान साफ कर, फिर आ गए और इसको ये नारा दिया गया है कि किसान हमने आज़ाद कर दिया, कहीं भी बेचे। अरे इन मंडियों में कुछ दिक्कत तो थी, कुछ गड़बड़े थी, घोटाले थे, बेईमानी थी, लेकिन उनकी तो सीमा थी, उनकी लिमिट थी, उनसे तो लड़ भी लेते थे, उन्हें तो चिपट जाते थे किसान, उनको तो मुकाबला करते थे। अभी तो इनके मुकाबले तो कोई बोल भी नहीं पाएगा। और ये तो एक किसान नहीं, गांव के गांव, शहर के तमाम इलाके के इलाके, प्रदेश के प्रदेश को लूटेगी एक ही कंपनी। कोई बोल नहीं पाएगा, कोई आवाज नहीं उठा पाएगा। ये कानून बना दिया। आप जानते हैं पहले कानून क्या था? मंडी में अगर नहीं बिकेगा, कहीं बाहर से खरीदा पाया गया तो बैरियर लगे हुए थे सड़कों पर, आज भी हैं, पुलिस पकड़ ली। कहाँ से खरीदा? अगर किसान से डायरेक्ट खरीदा, अब फिर खोल दिया। इसका मतलब ये मंडियां खत्म हो जाए, ये बाजार नहीं रहेगा, आपकी सरकारी खरीद का बाजार नहीं रहेगा। और ये बाजार नहीं रहेगा जो जीवन देता था किसान को, जिसने इस आजाद हरित क्रांति के दौर में ये लागू किया गया। फखरुद्दीन अली अहमद थे कृषि मंत्री 1971 में, तब ये सरकारी खरीद शुरू हुई थी। और उसके पीछे क्या था? उसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये था, किसानों की सीधा फसल को खरीदते थे जाकर, किसान तबाह होता था, सस्ते में लूट लिया जाता था। अभी तो क्या किया? अभी 71 में ये कानून बना दिया कि किसानों से सरकार समर्थन मूल्य की घोषणा करेगी, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, नीचे वाले रेट की घोषणा करेगी और इस पर खरीदेगी सरकार खुद फसलों। और सरकार अपने गोदाम बनाएगी, उनमें इनको रखेगी और फिर राशन के जरिए गरीब जनता को, भूमिहीनों को, खेत मजदूरों को, आम आदमी को, आम गरीब को राशन के जरिए सस्ते में पहुंचा देगी। कितनी जबरदस्त योजना थी सर, बहुत जबरदस्त। इसका मतलब क्या है? किसानों के लिए एक गारंटी हो गई कि दुनिया की मंडी में अनाज के दाम कितने नीचे गिर जाए, हम अपने किसान को इससे नीचे ज्यादा नहीं जाने देंगे, इससे नीचे नहीं, उसको मरने नहीं देंगे, लगभग इससे हम खरीद करेंगे, ये गारंटी। और फिर बोरियों की सिलाई और ढुलाई का मामूली खर्चा लगा के मुनाफा नहीं कमाती थी, एफसीआई बनाई गई, एफसीआई का गठन किया गया और एफसीआई का गठन करके ये कह दिया गया कि ये जो है राशन के जरिए सस्ते में अनाज ये हमारे उपभोक्ता को मिलेगा, सस्ते में, कोई मुनाफा नहीं, जितना ढुलाई का खर्चा, जितना बोरियों का खर्चा, सिलाई का खर्चा, गोदाम का खर्चा, बस वो लगाया और राशन के जरिए वो खरीद हो गई। वहां भी क्या गारंटी हो गई? वहां भी ये गारंटी थी कि किसी भी अनाज के दाम दुनिया की मंडी में कितने ऊपर चढ़ जाए, लेकिन हम अपने किसान को, हम अपने उपभोक्ता को, जो खरीदने वाला, खाने वाला, उसे भूखा नहीं मरने देंगे, उसे सस्ते में जो हमने रेट तय किया उसी में हम पहुंचाएंगे उसका। ये कितनी जबरदस्त गारंटी थी हिंदुस्तान की जनता को बचाने की। आज ये दोनों साज खत्म कर दी गई और ये किसान भी और ये उपभोक्ता भी, दोनों व्यापारियों, दुनिया की लुटेरों के हवाले कर दिए गए। इसको भी लूटेंगे और इसको बेमौत मारेंगे। आप जानते हैं अब ये कोरोना आया, कोरोना के दौर में मजदूर भागे, घरों से, वहाँ से, कारखानों से भगाए गए, पैदल चले, भूखे मरने लगे, तो उनको फ्री में अनाज का जो पीठ थपथपा रहा है, क्या हमने फ्री में अनाज दिया? अगर ये किसानों ने इन गोदामों में मेहनत करके जमा नहीं किया होता, अगर सरकार ने ये खरीदा नहीं होता और ये गोदामों में जमा नहीं होता,
ये अडानी और अंबानी के गोदामों में होता तो क्या आज ये फ्री में दे सकते थे? ये और महंगा देते, ये मुनाफा कमाते उस पर। इसलिए साथियों, ऐसी व्यवस्था को खत्म करने के लिए ये कानून आ गया है। सबकी चिंता का विषय है, देश की चिंता का विषय है। और आप जानते हैं, इस FCI को खत्म करने के लिए, इस सरकारी खरीद को खत्म करने के लिए जैसे ही मोदी गद्दी पर आया था, तैसे ही उसने शांता कुमार, इनके एक MP हैं, उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनाई थी। उससे कहा था कि इससे हमारा पिंड छुड़ाओ, समर्थन मूल्य से खरीद जो होती है MSP से, इससे हमारा पिंड छुड़ाओ। इससे ये सफेद हाथी है FCI, इसका खत्म करने का विधि सुझाव, और वो रिपोर्ट आ गई है। उसने क्या बोला? उसने यही शब्द बोले, ये सफेद हाथी है FCI, इसे खत्म करो। उसने बोला कि ये 6% लोगों का इस पर खरीद, सरकारी केंद्र पर खरीद होती है, 94% की तो होती ही नहीं। तो क्या फायदा इसको जारी रखने के लिए? इसलिए एक समर्थन मूल्य की व्यवस्था भी खत्म करना चाहिए। देखो बदमाश क्या उल्टी राह चला रहे हैं। जो लागू होना चाहिए पंजाब में लागू हो गया, हरियाणा में लागू हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम लड़ भिड़ कर थोड़ा जहाँ लड़ दिए तो बिकवा लिया अपना, कांटे पे बिक गया। इसको 3 राज्यों तक सीमित रहेगा, इसको पूरे देश में लागू करना चाहिए था, उस बात को छिपा गए। और बहुत ही मक्कारी के साथ में वो कह रहे हैं कि जब ये है ही नहीं, खरीदा ही नहीं जाता, तो अब इसको रखने से क्या फायदा, खत्म कर दो। तो आप समझ लीजिए ये मंडियां होंगी नहीं, ये सरकारी खरीद का कोई व्यापार और भंडार होंगे नहीं, सारा सेठों के लिए खोल दिया गया है, कंपनियों के लिए खोल दिया गया है। और उन कंपनियों के लिए खोल दिया गया है जो हमेशा के लिए यहाँ के हिंदुस्तान, पहले तो वो बोएंगी वो चीज़ जो उन्हें मुनाफा देगा। खेती में अनाज की जरूरत है तो वो कहेंगे हमारे गोदामों में पहला रखा हुआ, उसे खाइए आप, हम तो अपनी जरूरत की चीज़ बोएंगे। और ये 1.25 अरब की आबादी है, 1 अरब 40 करोड़ होने जा रहा है। इसको जो अनाज चाहिए, अनाज वो बोएंगे नहीं, वो मशरूम बोएंगे, वो फूल की खेती करेंगे, वो रसभरी बोएंगे, वो दूसरी चीज़ें बोएंगे अपना मुनाफा कमाने के लिए। और जब इस 1.25 अरब आबादी को खाने में अनाज की जरूरत पड़ेगी तो क्या हालत होगा इसका, किस रेट में मिलेगा इसको, आप कल्पना। खेती में फिर कहीं होगा नहीं, भंडार कहीं होंगे नहीं, उन्हीं से जो किसी भी रेट पर देंगे उस रेट पर हमको खरीदना पड़ेगा। और उनके रेट में आपको बता सकता हूँ, इस साल आपकी मक्का बिक गई 1012, पिछले साल 800 तक बिकी। और फ्लिपकार्ट जो ऑनलाइन कंपनी है विदेशी, ऑनलाइन माल बेचती है अपना, उसकी जो मक्का बिकी है 50 रुपया 48 रुपया किलो बिकी। आप कल्पना कर सकते हैं, इसी देश में जो पैदा कर रहा है मर गया, डूब गया, और इसी देश में जो व्यापार कर रही है कंपनी ऑनलाइन पहुंचा रही माल को, उसका कितना भारी मुनाफा हो रहा है। हर चीज में यही है। दूध पिट गया जब से ये लागू होने की घोषणा हुई, खासतौर से अभी लागू नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है काम में, लेकिन सारे नाथ पैगड़ा जो होते हैं वो छोड़ दिए, छुट्टर छोड़ दिए, कोई कानून रह नहीं गया, सब वो खेल शुरू। तीसरा कानून है इसमें भंडारण, जो भंडार हैं इनके गोदाम, उनमें कितना ही भरो, पहले से तैयारियां, सिकंदराबाद से उनकी तरफ निकलते हो तो आप देखो बहुत बढ़िया लॉजिस्टिक पार्क ना, और बड़े बड़े शानदार ट्रक खड़े रहते हैं, सामान भरा खड़ा रहता, कहाँ जा रहा है कोई जानता नहीं। विदेशी कंपनियों के उनके गोदाम, अडानी अंबानी के गोदाम उन्होंने बनाकर पहले ही तैयार कर लिए। कानून आने से पहले इतनी मिली भगत थी, और वापस ना लेने के पीछे भी ये बहुत बड़ा कारण है।
कि वो पैसा खर्च उनका हो चुका है, अब उनमें क्या भरा जाएगा अगर ये कानून पलट दिए गए। इसलिए साथियों, ये बहुत बड़ा खेल है इस कानून में, और तमाम किसान और मजदूर और आम जनता उस सब की तबाही के कानून। ये खाली किसानों के लिए आंदोलन नहीं है, खाली किसानों का आंदोलन नहीं है, तमाम जनता तबाह हो जाएगी। और इन कानूनों को बनाने के बाद जब किसानों ने इसको पकड़ा, 500 किसान जत्थेबंदी यानी संगठन इसको लड़ रहे हैं, 500 किसान संगठन इसे लड़ रहे हैं, और जब 500 किसान संगठन लड़ रहे हैं इसको तरह तरह की विचारधारा के और पुख्ताई से लड़ रहे हैं, 9 महीने हो गया, इस 26 तारीख को हो जाएगा, दिल्ली को चारों ओर से घेरे हुए। ये मामूली लड़ाई नहीं, जो जान गया किसान मजदूर वो शामिल होता चला जा रहा है, सारे हिस्से शामिल। इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी सरकार। पहले का ये खालिस्तानियों का आंदोलन, सिखों का, उग्रवादियों, वो चली नहीं, क्योंकि यहाँ से टिकैत साहब और हम पहुंच गए गाजीपुर बॉर्डर। जैसे ही गाजीपुर टिकैत साहब और हम पहुंचे, तैसे ही जो खालिस्तानियों का आंदोलन बता रहे थे उस पर आग और पानी सा पड़ गए, क्योंकि अभी हमें कैसे कहें खालिस्तानी, हम तो सरदार थे नहीं यहाँ से जो गए थे, ये सरदार थे नहीं, उस पर आग पानी सा पड़ गए। फिर भी कोशिश की उन्होंने जबरिया। जब हम 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च कर रहे थे, आप लोग तो थे वहाँ, कितना भारी उत्साह था, जनता फूल बरसा रही थी, जनता फूल बरसा रही थी जब हम जा रहे थे। लेकिन अपने दलालों को, कुछ सरदारों लड़कों को खरीद के उनसे वो सरदारों का एक धार्मिक झंडा टंगवा दिया लाल किले, और फिर पुलिस पर हमला हो गया, ये हो गया, सारा बदनाम करने के लिए कोशिश की। लेकिन तीसरे दिन ही जनता जान गई कि तो इसने अपने आप किया। उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि ये तो जाटों का आंदोलन, ये पगड़ी वाला जाट लड़ रहा, ये हरियाणा का जाट लड़ रहा, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट लड़ रहा। लेकिन किसान आंदोलन ने जैसे ही रेल का चक्का जाम किया, पूरे देश में रेल का चक्का जाम होगा, तो तमिलनाडु में रेल जाम हुई, जाट, आंध्र प्रदेश में रेल जाम हुई, जाट, केरल में रेल जाम हुई, जाट, आसाम में रेल जाम हुई, बंगाल में रेल जाम हुई, इसमें जम्मू कश्मीर में रेल जाम हुई, तो जाट नहीं। सारी जनता की समझ में आ गई कि ये तो बहुत बड़ा आंदोलन है, बहुत व्यापक आंदोलन है, ये सरकार की तरफ से झूठ बोला जाता है, तो नहीं चल पाया। तो अभी इन्होंने फिर एक बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री की कुर्सी से फिर बोली, बहुत बड़ा सफेदा। और ये जो 15 अगस्त गई, ये देखा बाजीगर बन गया हो, जैसे जादूगर होते हैं सब स्वापा पानी, और आप छोटे किसानों को बड़े आंसू बहाए। उसका कहना क्या था पूरे आंदोलन को बदनाम करने के लिए, मैंने तो ये छोटे और किसानों के लिए बनाया, बहनों और भाइयों, उनके उद्धार के लिए बनाया, मजदूरों के उद्धार के लिए बनाया। ये तो धनी किसान लड़ रहा है, ट्रैक्टर वाला किसान लड़ रहा है, मेरे कानून से तो गरीब मजदूर को और किसान को फायदा होगा। इससे बड़ा झूठ कुछ हो नहीं सकता, बहुत बड़ा झूठ है। दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी से और लाल किले से बोला जाए, ये बहुत चौंकाने वाली बात है। कोई प्रधानमंत्री कम से कम जितने भी हुए हैं अब तक, वो ये बात नहीं कर सकते। तो पकड़ने भी आ जाता है, लोग हंस रहे हैं, साथ साथ कमेंट आ रहे थे 15 अगस्त को बोला, आपने देखा होगा, कोई कह रहा था इसका इलाज कराओ, तो कोई कह रहा था ये तो पागल हो गया, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, जो कमेंट आ रहे, जनता जान रही। अब इसको हम देखें किसान के, छोटे किसान के पक्ष में कैसे निकला। अब एग्रीमेंट होगा कंपनी के साथ, और एग्रीमेंट में दोनों में समझौता होगा, और समझौता होने के बाद
ये जो है खेत उसके हाथ पास चला जाएगा कंपनी 15 साल के लिए। यूपी में 15 साल की सीमा तय हुई, बाकी और ज़्यादा भी हो सकती है, कहीं 30 साल, 25 साल, 50 साल, जैसा एग्रीमेंट हो। तो जिस दिन का ये एग्रीमेंट हो जाएगा और खेती का समझौता हो गया आपके जमीन का कंपनी को देने का, तो सबसे पहले कौन मरेगा? इस किसान को तो थोड़ा बहुत देगी कंपनी, लेकिन जो बटाई पे खेत लेता है वो तो उसी दिन मर जाएगा। उसको कौन बटाई पे देगा भाई? अभी तक ये 9 महीने हो चुके हैं, ये रुका हुआ, वरना अब तक के ये सब खुद रोड हो गया था। जो किसी को खेत ले हुए बैठा, कोई नहीं खेत मिलता हो, अभी नहीं मिलता, खाता दूसरा हो जाता। कंपनियों के फार्म होते अब तक यहाँ, और ये सारी तस्वीर आप दूसरी देखते। अगर ये 500 किसान शहीद हो गए, इसे रोकते नहीं, तो अब तक तो ये सब उड़ जाते। फिर दूसरी चोट खुद किस पर होगी सबसे ज्यादा? जो खेत का मजदूर है। तरस आता है जब ये उस सबसे मेहनती, सबसे ऐसा हिस्सा, सबसे जिसमें सबसे ज्यादा कष्ट होगा है, उस हिस्से को भी धोखा देता है लाल किले से। वो जो है सबसे पहले मरेगा ना। कंपनी के फार्म बन जाएंगे। आज भी कितनी बड़ी तादाद में खेती में काम कर रहा है मजदूर। अगर यहाँ नहीं लगाओ, दिल्ली आसपास जाके काम दूसरा देख लेता है, तो सारे देश में अभी बहुत बड़ी तादाद है खेती में काम करने वाला। फिर यहाँ भी आप लगाइए तो बिहार का आ रहा है, ये यहाँ का नहीं है तो बिहार का आ रहा है। गन्ना पे छील रहा है कि नहीं छील रहा है, धान लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, वो बेचारे कहाँ जाएंगे सर? करोड़ों करोड़ों मजदूर तबाह, कहाँ जाएगा कोई पता नहीं। तो कंपनी तो मशीनों से खेती करेंगे, सारी चीज मशीनों की उनकी। वो आदमी बहुत ज़्यादा लगता नहीं, 10-20 एक फार्म में मिल गए तो उनकी भी जरूरत नहीं, सारा ऑटोमेटिक सिस्टम हो। तो ये कहाँ जाएगा? फिर दूसरा हिस्सा होता है हमारे गांव में खेती से जुड़े कुटीर धंधे। ये एक्सपेलर लगाने वाला, इस एक्सपेलर को लाएंगे, कंपनियां देंगी तो खुदाई करेंगे। ये धान वाली मशीन, इस पे लाएंगी कंपनी की, धान निकलवाएगी। फिर ये तमाम धंधे जो करके बैठा है खेती से जुड़े, जो सारे ये सारे के सारे कुटीर धंधे तबाह, इनका कहीं रोजगार नहीं बचेगा। ये मोटर बांधने का काम, जब ट्यूबवेल ही नहीं रहेगी अपने, तो मोटर बांधने का काम कर रहा है, ये कहाँ जाएगा? आप कल्पना करके देखिए क्या हालत हो जाएगी। ये सब एक नहीं बचेगा। और ये जो कुटीर धंधे खेती से जुड़े सब चौपट खराब वाला क्या करेगा? सब चौपट। उसी तरीके से भैंस पाल कर गुजर करता है, दूध बेच। साथियों, इसके लिए चारा बोल नहीं कम, इन भैंसों को चारा चाहिए नहीं, घास तो नहीं होगी, घास के लिए घुस नहीं सकेंगे। तो बेचारे जो खुद नौकरी करता है, कहीं बीवी है, वो बच्चे हैं, वो बेचारे कैसे एक दो भैंस रख के उससे अपना गुजर बसर करते हैं, वो सब तबाह हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जब दूध उत्पादक तबाह हो जाएगा, देहातों में जो दूध पैदा कर रहा है ये सब तबाह हो जाएगा, तो इन डेयरियों का क्या होगा? इन डेयरियों का दूध कहाँ से आएगा? इसी से दूध हो जाएगा, फिर नकली बना लेते हैं, तो नकली पूरा नकली तो नहीं चलेगा, तो वो खत्म हो जाएगी। ये डेयरियाँ खत्म, बहुत बड़ी प्रलय है साथ। इसलिए साथियों, ये जो लड़ाई है खाली ऐसी नहीं है कि हमारे भैंस पालता है, दूध के दाम नीचे गिर गए, हमारे दूध के दाम बढ़ाओ, खातर के दाम कम करो। ये लड़ते थे हम लोग, हम लड़ते। ये जो लड़ाई है ये दूध के दामों की नहीं, ये भैंस को बचाने की। अगर भैंस नहीं रही तो दूध के दामों की लड़ाई का क्या होगा? इसलिए अभी जो हम लड़ते थे गन्ने का भुगतान करो, बिजली नहीं आ रही है बिजली दो, और ये तमाम हमारी सोसाइटी में ये रह गया हमारा ये दो,
हमारे ब्लॉक से हमारा ये हो रहा है, ये दो, हमारे तहसील पे ये दो। ये सारी लड़ाई जो आप झंडा लेके जाते थे, अगर खेत चला गया तो ये लड़ाइयों पर क्या अर्थ, कोई अर्थ नहीं है। इसलिए ये जो लड़ाई है, भैंस को बचाने की लड़ाई है, दूध की लड़ाई है। इसको समझना, बिना इसके समझे समझ में आएगी लड़ाई। इसलिए ये अंतिम लड़ाई बच गई है, आखिरी लड़ाई है। आखिरी चीज क्या है कि ये पूरा का पूरा जब अनाज जाएगा, कंपनियों को देना होगा, कंपनियों के हाथ में चला गया, तो फिर ये सिस्टम होगा नहीं, अनाज भंडारण का सिस्टम होगा नहीं, FCI से राशन को जाएगा नहीं, राशन सिस्टम समूचा खत्म। ये गरीबों की चिंता कोई करेगी कंपनी कि इन्हें सस्ता राशन देना है? नहीं, वो तो लहू पीने वाले लोग हैं, वो कोई चिंता नहीं करते गरीब। इसलिए वो सिस्टम खत्म, तो गरीबों का बड़ा हिस्सा खत्म। और मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, आंखों देकर खेल है ये। अगर ये समझ में ना आ रहा हो, यहाँ से जाता है ना, कुत्ते बिल्ली की तरह भरा रहता है। नोएडा में एक कमरा ले लिया, उसमें 4-6 बच्चे रहते हैं, जो किसी कारखाने में कुत्ते बिल्ली की तरह भरे रहते हैं। और रोटी खाने की तनख्वाह इतनी मिलती है कि रोटी खाने की उनके कोई औकात नहीं है। 6 पीस ब्रेड के ले लिए, सुबह को चाय पी ली, चला गया, 12 घंटे जुता, और फिर आ गया, शाम को 6 पीस फिर ले लिए, फिर चाय पी ली। और इस तरीके से जिंदगी जी रहा है, और 35 साल में बूढ़ा होकर मर रहा है, आंखों से देख लो। और जब कंपनी आ जाएंगी तब इसका क्या हाल होगा? सबसे पहले ये हिस्सा खत्म होगा। इसको ये ना 50 रुपया किलो मक्का वाला आटा, ये आटा इसको मिलेगा। ये चक्कियाँ होंगी क्या? ये चक्कियाँ नहीं होंगी। ये जितना चक्की रोजगार कर रहा है ये खत्म हो जाएगा, और कंपनियों का ब्रांडेड आटा आएगा। और ब्रांडेड आटे के रेट बताएं आपको क्या रेट होगा? वो तो अभी अच्छे मिडिल क्लास पे शहर के जो कर्मचारी हैं, इन पर नहीं खरीदा जा रहा ब्रांडेड आटा। अब भी अपने गांव से हित लगाए रहता है, ले जाता है अनाज फसल के टाइम में, साल भर काटता है, उसी से पीसना करके इसकी घरवाली बेचती है, जब पिसता है। ब्रांडेड आटा आएगा, नहीं खरीद पाएगा। और ब्रांडेड आटे को ये कैसे खरीदेगा जब एक तरफ मिलेगा ही ब्रांडेड आटा, ये होगा ही नहीं। तो किस तरीके की कंकाल आदमी की जगह कंकाल मिलेंगे। और मैं हवाई बात नहीं कर रहा, ये दुनिया में जहाँ ठेका खेती आई है, जहाँ कंपनियां खेती कर रही हैं, अफ्रीका के देश हैं, उन पर पड़े सबसे पहले, ये उनके गरीब देश हैं, वहाँ आदमी ऐसे ही नर कंकालों में बदल गया है। भारत उधर बढ़ गया था कि भारत की अगली पीढ़ियां उधर बढ़ गई हैं। अगर ये पीढ़ी पूरी कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं हुई, इसने अपनी कुर्बानी नहीं दी, तो अगली पीढ़ियों को बचा नहीं पाए। इन कानूनों का मकसद साथियों ये हो जाएगा, इसको छिपाकर बार बार जिद कर रहे कि ये कानून अच्छे के लिए बनाए, किसानों का भला होगा। और देखो कौन कौन बिरादरी के बोल रहे हैं, सारी बिरादरी में है। आप ये देखिए, बिरादरी से नहीं होती चीजें, मैं इसलिए कह रहा हूँ। राजनाथ सबसे पहले उछल के आज के अखबार में छपा बयान कि इससे भला होगा। योगी सबसे पहले बोलता है कि भला होगा। वो क्या बोलता है, बीच वहाँ का क्या है हरियाणा, वो सबसे पहले बोलता है। जितने भी इनके सारी बिरादरियों के हैं वो बोल रहे हैं कि पंडित भी बोल रहे हैं, जाट भी बोल रहे हैं, ठाकुर भी बोल रहे हैं, सिख भी बोल रहे हैं। वो RBC बैठता है टीवी पे, आपने देखा कितना बदमाश है वो कितने तरीके से भाषा बोलता है। वो मवाली बोल रहा है किसान, सारी गाली देते हैं किसानों, और सारी बिरादरियों के हैं ये। इस पर मत जाइए, सारी बिरादरियों का ग्रोह है। वो कंपनियों के इशारे पर जो नाच रहा है, सारी बिरादरियों को खत्म कर रहा है, उनकी औलादों का खून पीने के लिए ये ग्रोह तैयार। इसलिए जाति बिरादरी और धर्म से नहीं होती चाहिए।
हमें समझना पड़ेगा। आप जानते हैं तो खाली यही नहीं हुआ, इन्होंने वार्ताएं की, पहले आंदोलन को देख के वार्ताएं। अभी ये आंदोलन, इसकी जो खासियत है उसको आपको जरूर समझना चाहिए। अगर हमारे नेताओं की समझ में एक खासियत नहीं आई इन आंदोलन के साथ की, तो जनता को कैसे बताएं, क्या बताएं? टेलीविजन, अखबार, ये जो नेता हैं तो कोई बताता नहीं। इस किसान आंदोलन का भी बड़ा हिस्सा कोई नहीं बताता, बेचारे जानते नहीं। वो तो अभी इसको अडानी अंबानी का ही मामला समझते हैं। हाँ, अडानी अंबानी भी है, लेकिन ये तो इस गिरोह में शामिल हो गए हैं। अडानी अंबानी जो दुनिया की खेती और उस पर कब्जा करना चाहता है, वो कंपनी है साथियों। और इसलिए आमने सामने जो एक बात टिक गई है, ये मामूली बात नहीं है, क्योंकि ये आंदोलन अब खाली देश का ही नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन बन गया है इन नीतियों के खिलाफ। इससे पहले मैक्सिको एक देश है, वहां का चाईपास एक कस्बा था, हथियार लेके किसानों ने एक सूबे को कब्जा कर लिया था, हथियार लेकर 2.5 महीने तक कब्जा रखा, लेकिन उसको अमेरिकी फौजों के द्वारा कुचल दिया गया था। उसके बाद साथियों दुनिया का ये सबसे बड़ा आंदोलन है। कल्पना करिए, अखबार पढ़ते हुए सारी दुनिया के सब रेडियो टेलीविजन बता रहे हैं 9 महीने हो गए, इतने बड़े देश के किसान राजधानी को घेरे हुए हैं, आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, रोज सारी दुनिया पढ़ रही। फिर जिस दिन हमने ट्रैक्टर मार्च किया, उस दिन अमेरिका में कितना बड़ा ट्रैक्टर मार्च हुआ, उस दिन जर्मनी में कितना बड़ा ट्रैक्टर मार्च हुआ, उस दिन इंग्लैंड में कितना बड़ा मार्च हुआ, सारे यूरोपीय देशों में बड़े मार्च हुए ट्रैक्टर, ऑस्ट्रेलिया में कितनी बड़ी सभा हुई, और कनाडा के प्रधानमंत्री ने कह दिया, मोदी अगर आपने किसानों के साथ कोई बदतमीजी की तो भारत के और कनाडा के संबंध खराब हो गए। ये जो अंतर्राष्ट्रीय रूप ले गया है आंदोलन, सारे देशों के किसान इस किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े हो रहे हैं। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि इन कंपनियों को जो दुनिया को लूटना चाहती हैं, उनके खेतों पर कब्जा करना चाहते हैं, उनके कृषि जिनसों के व्यापार पर कब्जा करना चाहती हैं, उनकी समझ में ये आ गया अगर भारत में ये कानून पलट दिए, वापस ले लिए, तो दुनिया के किसी देश की खेती और वहां की कृषि जिनसों के व्यापार पर हम कब्जा नहीं कर पाएंगे। उनका ये समझ में आ गया है, इसलिए जो अपने घोड़े हैं ये, इनकी लगाम बहुत कस के पकड़ ली, और ये कहा जा रहा है कि लाख मरे, 2 लाख मरे, 10 लाख मरे, 20 लाख मरे, किसी भी सूरत में आंदोलन वापस नहीं। ये कंपनियों का, और साथ ही वो मार चुकी हैं, उनके लिए खेल है। इराक में 10 लाख लोगों को मार चुकी और तेल को लूट लिया, और लुटवाने वाले कौन थे? इस्लाम के कट्टरपंथी, वही सांप्रदायिक हत्यारे, जैसे हिंदू धर्म के हमारे यहाँ कट्टरपंथी ये सांप्रदायिक हत्यारे, इनको लाई है वही कंपनी, इनको गद्दी पर उन्होंने बैठाया है। ये जो मोदी की हवा बना रहे थे, वही कंपनी बना रहे थे, और इस हत्यारे ग्रोह को वहां लाने के बाद इनसे ये काम कराएंगी। जो ISIS के मुल्ला इराक में जो कब्जा कर दिया उन्होंने, कट्टरपंथी मुल्लाओं ने सारा तेल कब्जा करके अमेरिकी कंपनियों को सस्ते में बेच दिया। आज ये गद्दी पर बैठने के बाद सारे धंधे को बेच रहे हैं ना उन कंपनियों को। मैंने अभी बताया शुरू में किस तरीके से हमारी रेल बेच दी, अब रेल आपकी नहीं है, गई, हवाई जहाज आपके नहीं, हवाई अड्डे आपके नहीं, बंदरगाह आपके नहीं, खान जितनी है वो आपकी नहीं, बिजली घर और बिजली ये सब आपके नहीं, स्कूल अस्पताल आपके नहीं, और तमाम बीमा बैंक ये आपके नहीं, ये सब गया हाथ। और इन्होंने कर दिया। तो ये जो सांप्रदायिक घोड़े बनाते हैं हर देश के अंदर, उनकी एक नीति है, उन विदेशी कंपनियों की एक नीति है। 3 तरह की कार्यनीति वो अपना रहे हैं।
पहले तो हथियारों के जरिए देश को सीधा कब्जा करते हैं अगर वो अपनी ताकत में होते हैं। इराक, लीबिया, अफगानिस्तान, अब भागे हैं, वो कब्जा करते हैं और देश की वहां की धन संपदा को लूटते हैं। दूसरी उनकी कार्यनीति होती है कि जो विश्व व्यापार संगठन बना हुआ है, दंगल प्रस्ताव जिसे मोटे भाषा में कह सकते हैं, वो जो शर्तें, उन शर्तों के तहत जो एक तरफा शर्तें उन्हीं के पक्ष में, उनके शर्तों के आधार पर हमारी धन संपदा को लूटना, जैसे भारत को लूट रहे हैं। और तीसरी उनकी कार्यनीति ये होती है कि जब इन नीतियों से जनता तबाह होती है किसी देश की, तो फिर वहां ये धर्म और जाति के नाम पर उनमें से कट्टरपंथी ताकत पैदा करते हैं, उनके पीछे अपना पैसा लगाते हैं, उन्हें खड़ा करते हैं और जनता की एकता को तोड़ने का काम करते हैं। लड़ ना पाए, इनके खिलाफ लड़ ना पाए, तो धर्म के नाम पर, जैसे मैं बताया ना, जिस दिन दंगल प्रस्ताव जब आया, तो दंगल प्रस्ताव आया, मस्जिद के दरवाजे खुल गए थे, उसमें से रथ निकला था, जहाँ जहाँ वो रथ जा रहा था वहीं उनकी लकीरें बनती चली गई और फिर पूरे के ढेर पर पड़ी हुई एक पार्टी को पार्टी बनाकर खड़ा कर दिया। कहां से लाए इन कट्टरपंथियों को? इनको लाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ी, दो प्रधानमंत्रियों की हत्या करनी पड़ी, उग्रवादी संगठन पैदा करने पड़े और इनको सब कुछ करना पड़ा। और आज उनको अपना घोड़ा बनाकर यहाँ भी हिंदू कट्टरपंथियों को यहाँ बनाए हुए हैं और मुस्लिम कट्टरपंथियों को तमाम अफगानिस्तान से लेकर ईरान, यहाँ से ईरान से लेकर लीबिया से लेकर सारे देशों में बनाए हुए। ये उनकी नीति है और उस नीति के तहत भारत फंस गया है। भारत की जनता धोखे में आ गई, इसको जिताने 2 बार जिता और इतिहास रहा है, ये वोट के जरिए जाते हैं और जब वोट के जरिए आ जाते हैं फिर ये अपना 5वां काम दिखाते हैं और आज वो दिखाया जा रहा है। आज ये पूरी ताकत के साथ उन कंपनियों के साथ खड़े। आप सोचिए, अपने विचार से सोचिए, अपने तरीके से, अगर ये मोदी आज इन कानूनों को वापस ले ले तो मोदी को हराने वाला अभी भी कोई है? तो धड़ल्ले जीते से और अगर वापस ले, फिर ये अपना हिस्सा क्यों नहीं देख रहा? लगाम कंपनी के हाथ, क्योंकि 42 लाख करोड़ की पूंजी निर्माण करती है ये खेती भारत, और इस पर राष्ट्रपति, इस पर जो संसद से पास करके राष्ट्रपति के दस्तखत करा के और उन कंपनियों के मुंह में रख दिया है इतनी बड़ी दौलत। इसलिए वो ये अलाउ नहीं करेंगी। ये भी अगर करेगा तो भाड़ी पर लाद देंगी, बाहर भगाएंगी, किसी ताना साहब को, फौजी ताना साहब को लाकर उठा लेंगी, वो उसका राज खत्म करेंगी, छोड़ेंगी। इसलिए 9 महीने तो हो गए, टस से मस नहीं हो रहा है। इधर किसान और मजदूर जान गए, किसान मजदूर ये जान के, जो भी किसान का बेटा जानता जा रहा है, मजदूर का बेटा जानता जा रहा है, वो जान गया कि अगर ये कानून लागू हुए तो हमारी तो पीढ़ियों का भविष्य खत्म है। इसलिए उन्होंने क्या नारा दे दिया है, कानून वापस करा कर जाएंगे वरना तो हमारी लाश ही जाएगी यहाँ से जिंदे। और आपने तेवर देखा भी कि जैसे ये दमन की कोशिश करता है, कैसे कोई डरने वाला नहीं है, वो कुर्बानी के लिए तैयार है। 517 तो शहीद हो चुके हैं, तो भी कोई नहीं डर रहा है। उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, घर वालों को लाश सौंप देते हैं, आंसू आते हैं, आंखों में निकलते हैं, लेकिन आगे लड़ने को फिर तैयार हो जाते हैं।